साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे किसान भाइयों के समक्ष लेकर आते हैं कृषि संबंधित नई नई जानकारियाँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है, सब्जी हमारी आहार श्रृंखला का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सब्जियों से हमें कई प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, जैसे कि रबी का सीज़न आ गया है, इस समय हमारे किसान भाई के मन में कई प्रकार की दुविधाएँ होती है, जैसे हम अच्छे बीज का चयन कैसे करें या किस तरीके से हम बुआई करें। तो इसी समस्या के समाधान के लिए आज हमारा इसी पर आधारित विषय है, रबी सीज़न में सब्जियों का उत्पादन। और हमारे साथ आज हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जिनेंद्र कनौजिया जी। आप उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं, पूर्व प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर से हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारे साथ होते हैं कार्यक्रम में सफल कृषक। तो आज हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद उवैस जी। आप मगजपुर सीहोर से हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न हमारा आपसे है कि रबी के सीज़न में हमारे किसान भाई खेत किस तरीके से तैयार करें, इस बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ बताइए। जी राहुल जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सब्जियां हमारे जीवन के लिए, जैसा कि राहुल जी ने कहा, कि कितनी महत्वपूर्ण है, और सब्जियों के उत्पादन से हम हमारे किसान भाई अपनी बेहतर आमदनी भी प्राप्त करते हैं। और उसके लिए बहुत अहम हो जाता है कि अब जबकि रबी का मौसम हमारे सामने है और कई एक ऐसे विकल्प हमारे किसान भाइयों के पास में है, और पूरे प्रदेश में अगर हम देखें तो रबी मौसम की जो हमारी सब्जियां हैं, जिनमें कि हम अपने देश में अग्रणी मतलब है कुछ मामलों में, जिसमें प्याज की खेती है, लहसुन की खेती है, धनिया है, जिसमें कि हम बहुत बड़ी अच्छे स्तर पर हमारे यहाँ खेती है। इसके अलावा हमारी जो सीजनल सब्जियां हैं, जिसमें कि ख़ास तौर से जो हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, या हम कहें आलू है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, ये जो सब्जियां हैं, इन सब्जियों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो समय है वो रबी का मौसम होता है। और इसी कड़ी में जो मटर है, जिसमें कि हम पूरे प्रदेश में काफ़ी बड़ी मात्रा में हरी मटर की खेती करते हैं। बात आती है यहाँ पर भूमि की तैयारी। चूँकि वर्षा काल के बाद एक ऐसा मौसम होता है कि जबकि खेत की तैयारी के लिए बहुत अहम हो जाता है, तो किसान भाइयों, चूँकि जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, इनको अच्छा भुरभुरा खेत बनाने की ज़रूरत होती है। और इसके लिए वर्षा काल समाप्त होने के बाद जैसे ही हमारे खेत खाली होते हैं, हमें एक जो जुताई है वो थोड़ा सा गहराई में 4 से 6 इंच गहरी खेत की जुताई करनी है, और उसके बाद रोटावेटर चला के खेत को अच्छा भुरभुरा बना लेने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, आपने खेत तैयारी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बड़े भूभाग पर कई प्रकार की विविधता पाई जाती है, जैसे मृदा संबंधी विविधता है, जलवायु की। तो ऐसे में हमारा किसान भाई किस सब्जी का किस मिट्टी में चयन करे, इस बारे में आप बताएं। हाँ बिल्कुल राहुल जी, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम सब्जियों की बात करते हैं, उसमें मिट्टी का जो चुनाव है सब्जी फसल के अनुसार ही करना हमारे किसानों के लिए लाभकारी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, यदि हमारे किसान भाई इस मौसम में आलू की खेती करना चाहते हैं, तो आलू की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। और हमारे प्रदेश में इस प्रकार की जो मिट्टी है वो ग्वालियर चंबल का जो हमारा संभाग है, वहाँ पर इस तरीके की मिट्टी की, जहाँ पर हम आलू की खेती बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अगर हम यहीं पर मटर की बात करें, तो हमारा मटर के लिए जो सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है, जो दोमट मिट्टी जिसको कि हम कहते हैं, और वो हमारा जो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर इसको हम सफलतापूर्वक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हम गोभी वर्गीय फसलों की बात करें, तो हमारा जो छिंदवाड़ा बैतूल का जो क्षेत्र है, वहाँ की जो मिट्टी है हमारे गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए बहुत ही बेहतर है। लहसुन और प्याज, ये भी रबी मौसम की हमारी फसलें हैं, और ये ऐसी फसलें हैं जिसके लिए कि हमारा जो ये जो मध्य प्रदेश का मध्य भाग है, जहां हम भोपाल संभाग की बात कर लें, या हमारा जो बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम, उज्जैन, देवास, ये जो हमारे क्षेत्र हैं, ये लहसुन और
प्याज के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है और यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी में बहुत ही अच्छी गुणवत्ता और बेहतर उत्पादन के साथ ये फसलें ली जाती हैं। भोपाल आसपास की बात करें अगर हम, तो अन्य फसलों के भी विकल्प हैं, खासतौर से जो सोलेनेसी स्कूल की हमारी सब्जियाँ हैं, जिनमें टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है। पत्तीदार सब्जियों में अगर हम देखें तो पत्तीदार सब्जियों के लिए भी हल्की मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें कि धनिया है, पालक है, चौलाई है। ये रबी मौसम में उगाई जाने वाली हमारी प्रमुख फसलें हैं और मिट्टी के अनुसार इनका चयन करके उत्पादन करना हमारे किसानों के लिए ज़्यादा लाभकारी होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये हमारे किसान भाइयों को भी ध्यान रखना है कि हम किस मिट्टी में कौन सी सब्जी का उत्पादन अच्छा कर सकते हैं, इसकी जानकारी पश्चात ही सब्जी का बीज का चयन करना है हमें। तो साथियों, हमारे साथ सफल कृषक भी हैं सैयद जी। अब उनसे जानेंगे कि वह किस तरीके की खेती कर रहे हैं और अपने खेतों में क्या क्या लगाया है। जी नमस्कार किसान भाइयों। मेरे खेतों में हम लोग प्याज, लहसुन, लौकी ये सब सब्जियां लगाते हैं। टमाटर भी लगाते हैं। प्याज और लहसुन के अंदर कभी कभी तो बहुत अच्छा रेट मिल जाता है और कभी कभी रेट काफ़ी कम भी होता है। तो इस तरह की समस्याएं हम लोगों को होती हैं और हम अपने साइंटिस्ट जो हैं, कनौजिया सर हैं और यहाँ पे जो आसपास के साइंटिस्ट हैं, उनसे संपर्क करके लगातार उसके लिए कोशिश भी करते रहते हैं कि कैसे इम्प्रूव करना है हमको। सैयद जी, जैसे अभी सर ने बताया कि सब्जी की खेती जब आप करते हैं तो आपको सबसे पहले मिट्टी का चयन करना होता है कि अब कौन सी मिट्टी है और उसमें कौन सी सब्जी की फसल उगाएं। तो क्या आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया है? जी, हमारे क्षेत्र में लगातार पहले समय से प्याज और लहसुन की फसलें अच्छी होती आ रही हैं और क्योंकि वो इस फसल के लिए सूटेबल है, उस सपोर्ट करती है मिट्टी, तो इस हिसाब से हम लोग प्याज और लहसुन यहाँ लगाते आ रहे हैं। तो हम इसीलिए फिर लगाते हैं और सर क्योंकि हमको गाइड भी करते हैं कि हम ऐसे लगाना है, तो निश्चित ही क्योंकि समय बदलता जा रहा है, अब थोड़ा सा खेती को वैज्ञानिक तरीके से करने की आवश्यकता लगती है, तो हम लोग उसी अंदाज से अब करने लगे हैं। तो उससे क्या होता है कि अब हमारी पैदावार बढ़ के आने लगी है। तो सैयद जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित ही हमारे किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और वह मिट्टी और कौन सी मिट्टी में कौन सी सब्जी लगाएं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, हमारा अगला प्रश्न आपसे है कि कई बार नर्सरियां तैयार की जाती है, यानी रोप तैयार किए जाते हैं और कुछ तो सीधे बीज लगा दिए जाते हैं। तो इस तरीके में नर्सरी प्रबंधन किस तरीके से करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, इस बारे में कुछ बताइए। हाँ, बिल्कुल सही है राहुल जी। देखिए, जो नर्सरी के प्रबंधन की बात है, उनकी मुख्य रूप से हम अगर बात करें तो रबी मौसम में नर्सरी से होने वाली जो हमारी फसलें हैं उनमें प्रमुख है ये हमारी गोभी वर्गीय, मतलब फूल गोभी और पत्ता गोभी। इसके अतिरिक्त टमाटर, बैंगन, मिर्च, ये जो हमारी फसलें हैं और ख़ासतौर से प्याज, ये जो फसलें हैं इनमें नर्सरी प्रबंधन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पहले हम पौध तैयार करते हैं, उसके बाद हम अपने मुख्य खेत में ले जाकर इसकी रोपाई करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि नर्सरी जब हम लगाएं तो अभी भी हम प्रयास ये करें कि जहाँ पर भी हमारा स्थान चिन्हांकित किया है वो ऐसे स्थान पर हो जहाँ पानी का भराव ना होता हो। दूसरी बात यह है कि प्रयास हम करें कि ऊंची उठी हुई क्यारियों पर हम अपनी नर्सरी तैयार करें और नर्सरी में जो अंतरण है, मतलब बराबर की दूरी पर हम बीज का रोपण करें और बिजाई से पहले हम बीज का फफूंदनाशक दवाई और कीटनाशक दवाइयों से उपचारित जरूर हमारे किसान भाई कर लें। मुख्य रूप से ट्राइकोडर्मा विडी तो जैविक फफूंदनाशक दवा है, उससे उपचार 5 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज से हम उपचारित आवश्यक रूप से नर्सरी को कर दें और उसके बाद में हल्की सिंचाई एक नियमित अंतराल पर आवश्यकता अनुसार हम हमारी नर्सरी को करते रहें। आवश्यक होने पर हम मतलब निगरानी करते रहें, देखें कि किसी प्रकार का कोई रोग या कीट प्रकोप तो नहीं है। यदि कोई रोग या कीट प्रकोप दिखाई देता है तो हमारे किसान भाइयों को तत्काल वैज्ञानिकों से, विशेषज्ञों से राय लेकर उसका निदान निराकरण करने की आवश्यकता। जितना स्वस्थ पौधा होगा हमारी फसल उतनी ही बेहतर होगी। ये विचार के साथ में किसान को अपनी नर्सरी का प्रबंधन करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने नर्सरी प्रबंधन में बहुत अच्छी सलाह दी हमारे किसान भाई को। निश्चित ही ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। साथियों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर जिनेंद्र कनौजिया जी, जो कि उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं, पूर्व प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर से। और हमारे साथ में सफल कृषक हैं सैयद मोहम्मद उवैस जी, आप सीहोर से हैं। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे है कि डॉक्टर साहब, बुआई का सही समय क्या होता है? क्योंकि अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहा जाता है कि एक थोड़ा ठंडक का मौसम आता है, उस समय फसल को बोना चाहिए। तो इसका सही तरीका क्या है? इस बारे में हमारे किसान भाई को कुछ बताइए। हाँ, देखिए राहुल जी, एक्चुअली जो रबी मौसम की हमारी सब्जियां हैं, इनके लिए जो मौसम की जो आवश्यकता है, इनको ठंडा मौसम ही चाहिए होता है, क्योंकि इसकी बुआई के लिए कुछ हमारी ऐसे सब्जियां हैं कि जिनकी हम अक्टूबर माह से ये मौसम हमारा प्रारंभ होकर और जनवरी फरवरी माह तक ये चलता है। और इस दौर में बुआई के समय अधिक नमी और अधिक तापमान, ये दो चीज़ें हमारी किसी भी फसल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का जो हमारा समय है, ये इसके लिए पूरी तरीके से उपयुक्त समय होता है कि जबकि हम रबी मौसम की सब्जियों की बुआई के कार्य अपने संपन्न कर लें। फिर उसके बाद जो उसकी वानस्पतिक वृद्धि है, फसल का जो उत्पादन है या कंद बनने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, जो दिसंबर और जनवरी के माह में इन फसलों को मिलती है। और फरवरी और मार्च जो परिपक्वता और या हम कटाई या गुड़ाई मतलब खुदाई की बात करें, तो उसके मान से देखें तो उस समय फिर से इन फसलों को अधिक तापमान की चूँकि आवश्यकता होती है। तो ये समय फिर फरवरी और मार्च में होके आता है। तो अगर हम रबी मौसम की बात करें तो बुआई के समय थोड़ा अधिक आर्द्रता और अधिक तापमान, बीच में जब उसकी बढ़वार हो रही है तो उस समय पर कम तापमान, और जब परिपक्वता की अवस्था आती है तो उस समय पर मौसम में थोड़ा तापमान अधिक हो। तो किसान भाई, आपने जाना कि सर ने हमें इतनी महत्वपूर्ण सलाह दी कि हमें बुआई के लिए जल्दी नहीं करना है, हमें तापमान को ध्यान में रख कर काम करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे गर्म सीज़न में अगर बीज की बुआई करते हैं तो आपका बीज भी नष्ट हो सकता है, तो विशेष ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न है, उच्च तकनीक आधारित उद्यानिकी फसलों के बारे में आजकल बहुत चर्चा चलती है, तो किसान भाई इसको कैसे अपनाएं? इस बारे में आप किसान भाई को कुछ बताइए। बिल्कुल राहुल जी, देखिए जो हमारे ग्रामीण युवा जो हमारे किसान हैं, आजकल वो नई नई तकनीकों को लेके ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं और नई तकनीक को अपनाने की उनमें दक्षता या क्षमता भी दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में कई एक हमारे पास तकनीकें हैं, जिसमें खास तौर से जैसे हम पॉली हाउस की बात करें, नेट हाउस की हम बात करें, मतलब पॉली टनल की हम बात करें, तो ये तकनीकियाँ जो है हमारी उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता को कई गुना तक बढ़ाने की क्षमता रखती हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ इसमें यह है कि हम ऑफ सीज़न में भी, मतलब जब मौसम नहीं है उस मौसम में भी कई प्रकार की सब्जियों को उगाकर बाज़ार से अच्छी आमदनी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो आम तौर पर हमारी खेती है, उसको भी हम हाईटेक मतलब उसमें देख सकते हैं परिप्रेक्ष्य में, जिसमें कि हम प्लास्टिक मल्च, ड्रिप इरिगेशन, जो हमारे मिनी स्प्रिंकलर सेट्स हैं उनका जो उपयोग है, तो ये कई एक ऐसे जो विकल्प हैं, ये सब हाईटेक हॉर्टिकल्चर के विकल्प हैं जिनको आज हमारे किसानों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। और यदि किसान भाई जो हमारी नवीन हाईटेक का मतलब टेक्नोलॉजी हैं, तकनीकें हैं, उनको वो अपनाते हैं, तो बेशक उनको ना केवल अपनी फसलों से
उत्पादन अधिक मिलता है, बल्कि जो उत्पादित सब्जियां हैं उनकी गुणवत्ता भी बहुत बेहतर प्राप्त होती है, जिसके चलते बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, किसानों की अपनी आमदनी में इजाफा होता है। डॉक्टर साहब, आपने उद्यानिकी में कई तकनीकों का जिक्र किया, जैसे पॉली हाउस हुआ या सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या शासन के द्वारा कोई योजना संचालित की जा रही है जिससे किसान भाई हमारा इस योजना का लाभ ले सके और खेती में नवाचार कर सके? इस बारे में कुछ बताएं। हाँ बिल्कुल राहुल जी, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा और हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कई एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन जो है वो पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। और इस मिशन के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को मतलब जो हमारी उच्च टेक्नोलॉजी है, हाई टेक टेक्नोलॉजी है, इनको जो किसान भाई अपनाना चाहते हैं वो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए वो अपने ज़िले के उद्यानिकी विभाग के जो कार्यालय हैं उनसे उनको संपर्क करना है, ऑनलाइन उनको आवेदन करना है। और इससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी बेहतर जो अनुदान की राशि वो तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ जो इस टेक्नोलॉजी को उपयोग करने की जो कुशलता है वो भी हमारे किसान भाइयों को प्राप्त होती है। तो इसके लिए जो कार्यक्रम है वो सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित ही हमारे किसान भाई उद्यानिकी विभाग से संपर्क करेंगे और शासन की योजनाओं का लाभ लेंगे। साथियों, हमारे साथ सफल कृषक उबेश जी हैं और उबेश जी एफपीओ पे भी काम कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि उनने किस तरीके से एफपीओ पे काम किया है, कितने किसान भाई उनके साथ जुड़कर खेती में नवाचार काम कर रहे हैं। तो आइए। नमस्कार सभी किसान भाइयों। प्रारंभ में मुझे एफपीओ के बारे में जानकारी जो है समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उसके बाद मुझे लगा कि शासन चाहता है कि किसानों को अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, उनको आसानी से टेक्नोलॉजी प्राप्त हो, साथ में वो अपने उपार्जनों का बेहतर लाभ उठा सकें, अच्छे भाव में माल बेच सकें। तो फिर मैंने इस संबंध में हमारे नज़दीकी केवीके सेंटर पे गए, वहाँ पे हमने कनौजिया सर से बात भी की और उसके अलावा भी हमने कई साथियों से बात की जो इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, एनजीओज़। तो उन्होंने बताया कि एफपीओ किसानों का एक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से सभी किसान भाई एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, उन लोगों को आसानी से प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है। शासन की विभिन्न योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है। तो फिर हमने कोशिश की कि हम लोग मिल के और एक जगह इकट्ठे हों। हमने बात की किसान भाइयों से। प्रारंभ में ये बड़ी आसान नहीं था सभी लोगों को एक। हाँ सैयद जी, कहा भी जाता है कि एफपीओ का जब हम सोचते हैं कि एक एफपीओ का गठन करें हम, परंतु किसान जुटाना बड़ी एक कठिन बात होती है और सबसे कठिन होता है उन्हें समझाना कि उनने जो सर द्वारा जो बताया गया है वैसा एफपीओ में काम कर रहे हैं। जी सैयद जी। हम लोग एफपीओ में पहले तो लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनसे बात करते हैं किसानों के साथ, उनको अपने सामूहिक रूप से किसी भी फसल को लगाएं और उसका प्रबंधन कैसे करें, कीट प्रबंधन की जो है ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते हैं बीच बीच में हम। इसके अलावा सही बीज का चुनाव करने के लिए हम उन लोगों को सलाह सुझाव भी देते हैं। इसके अलावा भी उनको समय समय पर जैसे मल्चिंग मेथड है उसके बारे में बताया गया कि मल्चिंग मेथड से आप अपने उपार्जन को लगभग 2 गुना कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है क्योंकि पहले नहीं हो रहा था यहाँ पे। इसके अलावा पानी की समस्याएं होती हैं तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में उनको सलाह सुझाव दिया गया है। शासन की योजनाओं के बारे में भी उनको बताया गया है कि शासन की योजनाएं जिससे ये फ़ायदा होता है। तो इन सब योजनाओं का फ़ायदा हम जब ही ले पा रहे हैं जबकि हम संगठित हो पा रहे हैं। तो यदि किसान संगठित हो जाते हैं तो उनके को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं वो भी आसान हो जाता है। साथ में हम लोगों की प्लानिंग ये रहती है कि कौन सी मंडी के अंदर अच्छा भाव आ रहा है, तो हम संगठित रूप से उन अपने जो प्रोड्यूस हैं जो निकले हैं उनको हम उन मंडियों में भेजें ताकि भाव अच्छा मिल जाए। तो इन सब चीज़ों से एफपीओ होने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है हमारे किसानों को। तो बिल्कुल सैयद जी, आप कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण आपके व्यावहारिक बातों को बताया। निश्चित ही हमारे किसान भाई इससे लाभ लेंगे और वह अपने क्षेत्रों में नवाचार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि समय का अभाव होता है कार्यक्रम में, तो चलते चलते आप कोई महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए? हाँ देखिए, जो आज का विषय हमारा रबी सीजन में सब्जियों की खेती का,
इसको संगठित करके और बाजार की जो व्यवस्था है वो लिंकेज हमारे किसान भाइयों को विकसित करने की आवश्यकता है। सब्जियों से बेहतर आमदनी होती है, उत्पादन बेहतर होता है, किसानों की आमदनी बढ़ाने की आज आवश्यकता है। उद्यानिकी विषय को ही हमारी खेती के साथ जोड़ना है, मतलब हमारी कृषि को इंटीग्रेट करने की मतलब आज आवश्यकता है। इस पर हमारे किसान भाई यदि आगे बढ़ते हैं तो अपनी आमदनी में भी वो इजाफा करेंगे और अपने परिवार की उन्नति को आगे लेके जाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी रवि सीज़न में सब्जियों के उत्पादन विषय पर, तो निश्चित ही हमारे किसान भाई इसका लाभ लेंगे और उनके खेतों में वह नवाचार करेंगे। और सैयद जी, आप कार्यक्रम में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों से साझा की। साथियों, वक्त तो चला है खबरें खेती का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। किसानों को 10 घंटे विद्युत आपूर्ति, लंपी वायरस से बचाव हेतु पशु टीकाकरण, सब्जी वर्गीय फसलों में माहू का प्रकोप, मटर की फसल में पौध संरक्षण और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्पष्ट किया है कि राज्य शासन के संकल्प की पूर्ति के लिए कंपनी कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में किसानों को कृषि फीडरों पर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। यह देखने में आया है कि असामाजिक तत्वों के प्रभाव में निर्धारित घंटे एवं घोषित समयानुसार से अधिक विद्युत प्रदान किए जाने से कृषि फीडरों पर विद्युत से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही इससे घरेलू फीडरों पर 24/7 विद्युत प्रदाय किए जाने में भी बाधा उत्पन्न होती है। इन घंटों से अधिक आपूर्ति के लिए संबंधित अधिकारियों पर कुछ दंड के प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत कहा गया है कि यदि विद्युत प्रदाय के घंटों में किसी कारण से वृद्धि होती है तो इसके परिणाम बिजली कंपनी के आर्थिक समंकों में गिरावट के रूप में दर्ज होते हैं। इससे एक ओर जहां तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर इन आर्थिक समंकों में गिरावट होने से विद्युत वितरण क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं एवं निर्माण कार्यों की पात्रता की शर्तें बदल जाती हैं और कंपनी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 9,92,171 कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2024-25 में कृषि उपभोक्ताओं को 6,465 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में कृषि उपभोक्ताओं को 2,535 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊर्जा विभाग एवं विद्युत वितरण कंपनियां कृषि कार्य हेतु 10 घंटे विद्युत प्रदाय करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं उसकी पूर्ति करने के लिए लगातार कार्यरत है। प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, बैतूल, बड़वानी, सिवनी, सागर एवं भोपाल जिलों से पशुओं में लंपी स्किन डिजीज की जानकारी मिली है। इस संबंध में पशुपालन विभाग द्वारा लंपी वायरस से बचाव एवं रोगग्रस्त पशुओं के उपचार के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉक्टर PS पटेल ने बताया कि इस रोग से बचाव के लिए पशुओं को प्रतिबंधात्मक टीका अवश्य लगवाएं। पशुपालक अपने पशुओं में लंपी स्किन डिजीज के लक्षण दिखाई देने पर निकटतम पशु औषधालय, पशु चिकित्सालय से तत्काल संपर्क कर बीमार पशुओं का उपचार कराएं। स्वस्थ पशुओं को बीमार पशुओं से अलग रखें, स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण कराएं, पशु रखने के स्थान की सफाई रखें एवं पशुओं के शरीर पर परजीवी जैसे किल्ली, मक्खी, मच्छर आदि को नियंत्रित करने के उपाय करें। डॉक्टर पटेल ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा लंपी वायरस की चुनौती से निपटने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। संक्रमण से बचाव के लिए टीकों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है एवं पशुपालकों को रोग से बचाव के संबंध में आवश्यक परामर्श दिया जा रहा है। प्रदेश में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा माह अप्रैल 2025 से कुल 41.5 लाख पशुओं को LSD रोग प्रतिबंधात्मक टीका लगाया जा चुका है। मुफ्त टीकाकरण कार्य निरंतर जारी है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम पशुपालन विभाग द्वारा लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम एवं निगरानी हेतु भोपाल में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष नंबर 0755 2767583 है। कोई भी पशुपालक इस पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है। संचालनालय स्तर से जिलों के समस्त अधिकारियों को रोग के प्रति सजग रहने एवं केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। सब्जियों के पौधों का रस चूसने वाले कीटों में मुख्यतः फुदका, माहू, तेला, सफेद मक्खी एवं माइट्स आते हैं, जिनमें विशेषकर भिंडी, आलू, मटर, लौकी आदि फसलों में माहू द्वारा काफी क्षति होती है। ये कीट
पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे वे पीली पड़कर सूख जाती हैं। इससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। रस चूसक कीटों के कारण सब्जियों की फसल में काफ़ी नुकसान होता है। इसके साथ ही ये कीट उनमें विषाणु रोग फैलाते हैं, जिससे फसल को काफ़ी क्षति पहुंचती है। खड़ी फसलों में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड या मोनोक्रोटोफास दोनों में से किसी एक रसायन की मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। मटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसको रोगों व कीटों से बचाना जरूरी है और उसकी जरूरत के अनुसार पोषक तत्व भी देना जरूरी है। आप अपनी फसल का सही से निरीक्षण करते रहें। जहां फसल 1 माह की हो गई है, वहां पर इस समय मटर में भूरी मक्खियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 10 मिलीलीटर मात्रा प्रति पंप यानी 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 200 लीटर घोल का छिड़काव प्रति एकड़ के मान से करें और अच्छी बढ़वार के लिए 20:20:20 में NPK की 1 किलो मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के मान से छिड़काव करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा या अचानक आए जोखिम से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक अच्छी योजना है। किसान इस योजना का लाभ लेकर योजना के अंतर्गत नियम अनुसार फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिससे प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। यह योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो साथियों, आपके समक्ष कृषि संबंधित जानकारी लेकर अगले अंक में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।